आप सब, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, ठीक है। और ये ना केवल हमारे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, बल्कि सारे एग्ज़ाम आप इससे दे सकते हो। या तो आपको एमपीपीएससी पढ़ना हो या फिर यूपीएससी पढ़ना हो, तो उसकी प्रशासनिक दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा डीप है और अच्छा भी है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हर बार आते हैं। और यदि आप यूजीसी नेट दो चाहे एमपी सेट दो, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, पूछते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, कभी कभी क्या पूछ लेता है और क्या हमें पढ़ना है ना। तो उस नज़रिए से हम आज देखने वाले हैं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम मौर्य प्रशासन। ओके। और सबसे पहले देखेंगे हम मौर्य प्रशासन केंद्रीय राजतंत्रात्मक प्रशासन है। देखो, यदि मैं ब्रीफ में समझाऊं तो इसमें ही हम राजा का देवीय स्वरूप देखते हैं। मतलब कि जैसे हम सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं, अब सिंधु सभ्यता में क्या है कि उस टाइम पे ना किसी भी राजतंत्रात्मक शैली का विकास नहीं हुआ था। मतलब उसमें क्या था कि एक राजा बनाते थे, वो कुछ कबीलाई समूह का बस राजा रहता था। उसमें सभा समिति प्रकार की जो ऋग वैदिक या उत्तर वैदिक में जब हम देखते हैं, तो उसमें सभा समिति उनको कंट्रोल करती हैं, विदत उनको कंट्रोल करता है ना। तो उसमें क्या है, उस तरीके से भी हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से उसको स्थापित तो हो गया था, लेकिन विकास सही मायने में मौर्य साम्राज्य में हमें देखने को मिलता है ना। और इसमें एक प्रकार से कि रियल नींव पड़ती है कि राजतंत्रात्मक प्रशासन इस प्रकार का होता है, हर प्रकार के उसमें मंत्री देखने को मिलते हैं ना मौर्य प्रशासन में। तो हम आज मौर्य प्रशासन की ही बात करने वाले हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि प्रशासन केंद्रीय राजतंत्रात्मक प्रशासन था, है ना। राजा का तंत्रात्मक, यहाँ गणतंत्रात्मक लिखते तो क्या होता कि इसमें क्या है, लोगों का है। मतलब जैसे वर्तमान स्थिति में है गढ़, है ना। जब महाजनपद पढ़ते हैं तो उसमें क्या रहता है कि बज्जी वैशाली एक ऐसे राजतंत्र, ऐसे मतलब बोल सकते हैं जन थे, है ना, महाजनपद थे जिनमें लोग प्रशासन करते थे, ना कि राजा, है ना। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि राजतंत्रात्मक, इसका मतलब क्या है कि इधर पे राजा लोगों का शासन था, जिसमें पहली बार भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा। मतलब अभी क्या है, लोग इधर शासन कर रहे हैं, लेकिन जैसे अब मैं छोटा सा इधर मैप बना देती हूँ, है ना। मैप पे इतना वो नहीं देखना है कि किस तरीके से कहाँ का इसकी बॉर्डर है। ओके, जैसे ये मैप है सिंधु सभ्यता का, इधर देख लिया हमने, इधर देख लिया, ये क्षेत्र देख लिया, इधर अलग अलग शासन कर रहे हैं लोग, है ना। लेकिन जो मौर्य साम्राज्य है वो एक भारत को एक विस्तृत रूप से जो है एक हट्टा बांधता हुआ है ना। एक सूत्र में उसने एकता में बांधा। अर्थशास्त्र में राजा को परामर्श दिया गया है कि वह संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में ग्रहण करे। पहली बात तो ये अर्थशास्त्र क्या है, तो जो ये अर्थशास्त्र है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र बोला जाता है। ये एक प्रकार की काइंड ऑफ बुक है, एक इसमें 8 तरह के हैं, है ना। 8 तरह के आ जाए, 8 उच्छ्वास आ जाए, तो उसका मतलब होता है कि चैप्टर, 8 चैप्टर हैं। आई होप कि इसको आप समझ रहे होंगे। और दूसरा, हमें मौर्य साम्राज्य में 2 पुस्तकें, 2 तो इम्पोर्टेंट है। एक हुई हमें अर्थशास्त्र देखने को मिलती है, दूसरा भाई हमें इंडिका देखने को मिलती है ना, जो लिखी है मैगस्थनीज ने। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, ये अर्थशास्त्र में लिखा है, जो कि कौटिल्य ने कहा है इस प्रकार से। कौटिल्य कौन था, अब ये पूछेंगे आप, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, है ना। ओके, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई है ना। और राजा को जो अच्छा लगे वह हितकर नहीं है, वरन हितकर तो वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। इस प्रकार की बातें अर्थशास्त्र में कही हुई हैं, है ना। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें और क्या लिखा है जो हमारी प्रशासनिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, हम उसी को लेंगे। मौर्य साम्राज्य प्रथम साम्राज्य था जिन्हें लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में साकार किया गया है। मतलब कि जैसे हम अशोक को पढ़ेंगे तो अशोक में क्या रहता है कि वो कलिंग को जब जीतने जाता है, कलिंग में व्यापारिक दृष्टि से भी वो इम्पोर्टेंट था, है ना। और साथ ही साथ वो क्षेत्रीय समृद्धि, जैसा कि मान लो उधर लोहे थे, है ना। जब जैसे हम छोटा नागपुर का पठार पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी समृद्धि है, उसमें लोहा है ना, तांबा है, कोयला है, उस प्रकार की समृद्धि पाई जाती है, जिस कारण से वो आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इस वजह से उसको, जो मौर्य साम्राज्य को अशोक है, हथियाना चाहता था। लेकिन फिर उसके बाद उसने धम्म नीति अपनाई है, जैसे लोक कल्याणकारी राज कहते हैं ना।
प्राचीन भारत में विस्तृत नौकरशाही मौर्य काल में थी। ओके, अब हमने देख लिया कि प्राचीन जो है नौकरशाही मौर्य काल में स्टार्ट होती है। फिर अर्थव्यवस्था पर राजकीय नियंत्रण सर्वाधिक था, है ना, मतलब कि किस प्रकार से राजा का धन कहाँ जाएगा, किस जाएगा, ये बड़े बड़े अधिकारी लोग डिसाइड करते थे। कौटिल्य ने राजा के सप्तांग अंग बताए हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और या तो MP सेट या तो फिर UGC नेट में उसमें पूछ लेते हैं कि कौन सा नहीं था। तो आपको ये सातों याद रखनी है ना, कोशिश करेंगे हम कि सातों हमें याद हो जाए। जैसे ये कौन है, राजा पहला, है ना, ये राजा है। फिर दूसरा कौन है, अमात्य है। फिर तीसरा राष्ट्र या जनपद हो गया, है ना। फिर चौथा कौन सा है, दुर्ग। फिर पांचवा कोश। फिर दंड या बल देने के लिए कौन सी, अपनी सेना, और एक होना चाहिए अपना मित्र। तो कौन कौन से हो गए, मित्र हो गया, दूसरा सेना हो गई, फिर कोश हो गया, दुर्ग है, जनपद है, अमात्य है, और फिर एक कौन है, राजा, है ना। राजा, अमात्य, फिर राष्ट्र या फिर जनपद, कोश, दुर्ग, बल, सेना और मित्र। ये हमें याद करके जाना है, क्योंकि एक आपको दे देगा अलग सा, उसी में आपको घुमा देगा। वैसे ही पूछते हैं, जैसे इंडिका हो गई, है ना, मैगस्थनीज ने अब 8 प्रकार से जैसे वो बांटता है शासन को, तो कौन सा नहीं है, इस प्रकार से भी पूछ सकता है ना। अब देखो, इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, मंत्रणा। मंत्रणा क्या होती थी, बहुत ही विश्वसनीय व्यक्तियों की एक अत्यधिक छोटी परिषद होती थी, जिसमें कितने लोग रहते थे, 3 से 4 व्यक्ति रहते थे, है ना। अब 3 से 4 व्यक्ति, हमें ये कुछ सिमिलर सा नहीं लग रहा, जैसे वर्तमान स्वरूप में हम देखेंगे तो मंत्रिपरिषद आएगी, है ना, कैबिनेट मंत्रिपरिषद देखेंगे तो उसमें बहुत ही विश्वसनीय व्यक्तियों की एक अत्यधिक छोटी परिषद। देखो अभी किचन कैबिनेट हुआ या फिर मंत्रिपरिषद हुई, है ना। मंत्रिमंडल देखो, मंत्रिमंडल में भी तो 3 से 4 रहते हैं। अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, है ना, जैसे ये मतलब गृह मंत्री और रक्षा मंत्री हो गए, सड़क मंत्री हो गए। तो इस प्रकार से इधर भी होते थे, उनके विश्वसनीय लोग 3 से 4 व्यक्ति होते थे, जिसको मंत्रणा कहते थे, है ना। और इनका वेतन क्या रहता था, जैसे युवराज हो गए, प्रधानमंत्री और सेनापति का वेतन क्या होता था, 48,000 पण। जैसे हमारे वर्तमान समय में क्या चल रहा है अभी, पैसा, उस समय चलते थे पण, है ना, पण, करसा पण, है ना, जैसे आपने ये नाम सुने होंगे। तो ये चलते थे। अशोक के अभिलेखों में मंत्रिपरिषद को परिषा बोला गया है। ये लिखा है, मंत्रिपरिषद को क्या बोलते थे, परिषा। अब ये आपसे कहीं भी पूछ सकते हैं कि इसको क्या बोला गया है, परिषा, है ना, अशोक के समय में। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमें देखने को मिलता है, अर्थशास्त्र पहली पुस्तक है जिसमें कर्मचारियों के नगद वेतन का सुझाव दिया गया है। देखो है अर्थशास्त्र बुक जो हमें देखने से लगती है कि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की ही बातें होंगी, लेकिन इसमें राजनीति का बहुत ज़्यादा रोल है। मतलब राजनीति के संदर्भ में यदि हम देखते हैं, अर्थशास्त्र का बहुत रोल है। वहीं यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे तो यूनिट 10 में हम क्या पढ़ते हैं, इतिहास लेखन। उसमें यदि हम उसके विस्तार क्षेत्र में जाते हैं तो एक राजनीतिक इतिहास आता है, उसमें भी अर्थशास्त्र का नाम आता है। मैं आपको बस इस चीज़ से संदर्भ करा रही हूँ आपका, है ना। तो इसमें कर्मचारियों के नगद वेतन, देखो नगद, अलाउद्दीन खिलजी जब हम मध्यकाल में पढ़ते हैं तो वो भी नगद वेतन देता था, है ना। और इस प्रकार से भी अर्थशास्त्र में पहली बुक ऐसी है जिसमें कर्मचारियों के नगद वेतन का सुझाव दिया है कि मतलब आप ना किसी को भूमि दीजिए, ना कुछ कहिए कि बाद में देंगे, या डायरेक्ट उसको नगद वेतन दीजिए, है ना। फिर अब हम कौन सी बात करने वाले हैं, केंद्रीय प्रशासन की। ओके, केंद्रीय प्रशासन का देख लेंगे। राजा के प्रशासन में मदद देने के लिए 18 पदाधिकारी, कितने होते थे, 18, है ना, का एक समूह होता था, जिनको क्या कह लेते थे हम, तीर्थ। ओके, तीर्थ कहते थे। यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही फैक्ट है कि तीर्थ कितने थे तो 18, जिनको महामात्य भी कहते हैं। और सर्वप्रथम जो तीर्थ है, मंत्री या पुरोहित थे। देखो प्राचीन समय में हम देखते आ रहे हैं कि पुरोहित लोग ही, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम 4 वर्णों में बांटते हैं, तो सबसे पहले कौन रखते थे हम, पुरोहितों को। फिर क्षत्रियों की महत्वपूर्णता बढ़ गई, लेकिन उसमें क्या, उसके बाद ही तो इनको सेकंड स्टेज पे रखेंगे। वर्तमान स्वरूप में भी हमें बुरा मत मानना आप, मतलब, लेकिन उनकी अभी भी हम उनको कहीं ना कहीं मानते हैं,
है ना। तो मंत्री और पुरोहित इनको ज़्यादा माना जाता है। मंत्रियों की नियुक्ति हेतु क्या रखते थे, चरित्र को जांचा परचा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहली बात तो तीर्थ के नहीं कहते थे, 18 पदाधिकारी होते थे उनके। जैसे हम अभी अपनी मंत्रिपरिषद देख लें, है ना। मंत्रिपरिषद में क्या है, आप मंत्रिपरिषद किसको बना सकते हैं, तो शायद 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत आप पूरे जो अपनी पार्टी है उसमें 15% लोगों को, इससे अधिक आप नहीं बना सकते, है ना। तो वैसे ही इनमें क्या रहता था कि ये मंत्रिपरिषद चुनते थे, 18 लोग हैं, है ना, तीर्थ हैं 18 लोग। तो अब इनका जैसे इन लोग अपने काम में सक्षम है कि नहीं, इसको जांच परखने के लिए उनके चरित्र को जांचा परखा जाता था, जिसे क्या कहते थे, उपधा परीक्षण। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही वाला फैक्ट है कि इसको बोलते क्या थे, तो ये बोलते थे उपधा परीक्षण, है ना। ये मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख देती हूँ। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स बना लीजिएगा इसके, है ना। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मिल सके हैं उन्हें। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, युक्त तथा उपयुक्त केंद्रीय तीर्थ एवं अध्यक्षों के नियंत्रण में कार्य करते थे। देखो क्या रहता था कि विषय भुक्ति भी थी, ये तो गुप्त काल के हो गए। आहार हो गया, है ना, आहार मतलब जिला होता है, विषय या जिला हो गया। फिर उसके नीचे ग्राम है, उसके नीचे और फिर है। तो इनको चलाने के लिए युक्त उपयुक्त राजुक वगैरह इन मंत्रियों के हम क्या है तीर्थ बोलते थे, यानी केंद्रीय तीर्थ थे जो इन लोगों को कंट्रोल करते थे, अध्यक्षों के लिए नियंत्रण का काम करते थे। इनके द्वारा केंद्रीय एवं स्थानीय शासन के बीच संपर्क बना रहता था। युक्त हो गए, उपयुक्त हो गए, है ना। प्राधिकारी होंगे, युक्त राजुक प्राधिकारी, ये 3 अधिकारी हैं जिनके बारे में हम आगे चल के भी बात करेंगे, है ना। मंत्रिपरिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी थे ये लोग, युक्त उपयुक्त तीर्थ। फिर जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था, यूनानी स्रोतों में इन्हें मजिस्ट्रेट कहा जाता है ना। मंत्रिपरिषद को बोल रहे हैं। अब अर्थशास्त्र में उल्लेखित है 26 अध्यक्ष, है ना। पहले देखो हम 18 तीर्थों के बारे में भी लिखेंगे। 18 तीर्थ भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका क्या काम था ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अर्थशास्त्र में उल्लेखित 26 अध्यक्ष हैं। अब हम एक एक से पूरे अध्यक्षों के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ यदि आपको आता है वो अच्छी बात है, यदि आपको नहीं आता, 1-2 पॉइंट में ही आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, तो आप उसको बहुत अच्छे से नोट कर लो, है ना। पहला देखेंगे हम मुद्रा का टकसाल का अध्यक्ष या लक्षणाध्यक्ष। देखो मैं खुद का भी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने कहीं टेस्ट सीरीज लगाई थी बहुत पहले एक एग्ज़ाम की, तो जिसमें लक्षणाध्यक्ष आया था। उस समय मुझे लग रहा था कि वैश्यावृत्ति से रिलेटेड है, ये मैंने गलत किया था साफ। तो लक्षणाध्यक्ष वो गणिका अध्यक्ष होता है जो कि वैश्यावृत्ति से रिलेटेड होता है ना। तो लक्षणाध्यक्ष और गणना अध्यक्ष या गणिका अध्यक्ष ये थोड़े से सिमिलर मेरे को लगे, जिसमें मैं कंफ्यूज हुई थी। तो इस वजह से कह रहे हैं कि हमें बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था, लक्षणाध्यक्ष। अब ये क्या रहता था, छापे खाने का प्रमुख भी रहता था, ये सिक्के जारी करता था। अब रूप दर्शक देखो इसी से रिलेटेड है, हमें लगेगा कि रूप दर्शक कहीं और होगा, रूप दर्शक इसी से रिलेटेड है। इनका क्या रहता था काम कि ये जो रूप दर्शक नामक अधिकारी मुद्रा का परीक्षण करता था। दैट मीन्स हमें यदि इतने अनुपात में ये चीज़ डालनी है तो वो कौन काम करता था, रूप दर्शक हो कोई। पण्याध्यक्ष देखेंगे हम, पण्याध्यक्ष क्या रहता था, ये व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड था, है ना। ओके, ये 2 इम्पॉर्टेंट हो गए। हो सकता है कि आप पढ़ लिए होंगे, लेकिन नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा बेटर है। कुप्याध्यक्ष क्या रहता था, कुप्या जंगल की बस्तियों के निरीक्षण के लिए अधिकारी होते थे ये। पोतवाध्यक्ष, देखो पोतवाध्यक्ष से नाम क्या लग रहा है कि हो सकता है ये जहाज निर्माण वाले हो, पूत निर्माण वाले हो, है ना, बंदरगाह वाले हो। लेकिन पोतवाध्यक्ष जो होता है माप एवं तौल का अध्यक्ष होता है। ओके, माप और तौल का अध्यक्ष होता है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है इसके बारे में। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। और हाँ, यदि मेरा माइक या फिर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा टोन लग रही है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि ये चीज़ डिस्टर्ब कर रही है आपकी, हो सके तो कंट्रोल करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर 5वां क्वेश्चन देखते हैं, शुल्काध्यक्ष क्या है, चुंगी वसूलने का अध्यक्ष कहता था। शुल्काध्यक्ष शुल्क वसूल रहे हैं हमें ना, सूत्र। अब सूत्राध्यक्ष, सूत्रा का देखो ये संस्कृत टाइप का लग रहा है, संस्कृत वर्ड है सूत्रा, और फिर इसका जब हम तत्सम तद्भव करते हैं तो सूत आ जाता है। सूत से फिर क्या,
ये सूच जो रहा है कटाई बुनाई और वस्त्र उत्पादन गतिविधियों का अध्यक्ष है। कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। यदि आपको हो कि मैं शायद कहीं का कहीं पढ़ा रही हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इनको कहीं ना कहीं देखेंगे, या तो फिर आप हो सकता है सही जोड़ी में देख लें, या फिर हो सकता है कि वन लाइनर फैक्ट में ही देख लें, रूप दर्शक पूछ लिया आपसे, पूर्व अध्यक्ष पूछ लिया है ना। तो माप तोल से आधारित है, ना कि पोत से। ठीक है, आयुधगाराध्यक्ष, ये देखो आयु से ही रिलेटेड हो रहा है कि जैसे हमारे अभी प्रधानमंत्री जी बहुत सारी चीज़ें आयुध में कर रहे हैं, इस तरीके से शस्त्र भी बनाए जा रहे हैं, है ना। तो उनको क्या है, आयुध शस्त्रों के रख रखाव के लिए नियुक्ति। अब ये सीता अध्यक्ष काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है कि इसका मतलब क्या होता है। तो राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष सीता अध्यक्ष है ना। ओके, सुराध्यक्ष, ये थोड़ा सा यूनिक सा लग रहा है। देखो सुराध्यक्ष का कहीं ना कहीं आबकारी विभाग से रिलेटेड नहीं हो रहा है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट समझ के एक बार 2-3 बार पढ़ लो एक बार कि सुराध्यक्ष किसको कहते हैं, सुराध्यक्ष किसको कहते हैं। तो आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था ये, है ना, सुराध्यक्ष। अब देखो सूना अध्यक्ष, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। सूना अध्यक्ष का मतलब क्या होता है, बूचड़ खाने का अध्यक्ष। यह पशुओं एवं पक्षियों के संरक्षण का काम भी करता है ना। ओके, ये आक अध्यक्ष लिखा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आकार अध्यक्ष है। आकार अध्यक्ष क्या करते थे कि खानों में काम करते थे, मतलब जैसे आकार अध्यक्ष मतलब कि उन खदानों या खानों में काम करने वाले लोग हैं। इसमें डिटेल तो नहीं लिखी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है, एक बार आप देख भी लेना। बट आकार अध्यक्ष खानों में काम करने वाले लोग, या मतलब उस विभाग में काम करने वाला अधिकारी। ओके, विविधता अध्यक्ष क्या होता था, चारागाह का अध्यक्ष होता था, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन है। ये माध्य छोड़ो, ये गढ़ी का अध्यक्ष, देखो ये फिर से आ गया वही क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाली थी कि मैंने गलती कर दी थी। तो गढ़ी का अध्यक्ष क्या है, ये जो है वेश्यावृत्ति से रिलेटेड, मतलब जो उनको रोकने या नियंत्रित करने के लिए जो भी अधिकारी होता था उसको गढ़ी का अध्यक्ष कहते थे। संस्था या ये देखो 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे हमारे इसमें मौर्य काल में, जिसमें एक रहता था संस्था, एक रहता था संचर। इनके भी 4-5 टाइप हैं अंदर ही अंदर। यूजीसी नेट पूछता है, मध्य प्रदेश में कम संभावना रहती है कि इसके अंदर के टाइप्स भी पूछ सकें, लेकिन हम यदि आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि हम इसके टाइप्स पढ़ें तो हम एक वीडियो सेपरेट इसको ले आएंगे कि गुप्तचर प्रणाली में कौन कौन सी डिवाइडेशन है इनके बीच। तो देखो संस्था नाम से ही लग रहा है कि स्थिर टाइप की, संचरा देखो संचार कर रही है, मतलब कि कम्युनिकेशन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, है ना। तो संस्था जो रहती थी वो स्थानीय स्थान पे गुप्तचर प्रणाली का जो है काम करती थी, और जो संचरा जो है वो क्या करती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान में रह के गुप्तचर प्रणाली देखती थी, मतलब किसी और राज्य में रह रही है। जैसे अभी हमारे जासूस बोल सकते हैं हम वर्तमान स्थिति में, है ना। तो वो जो रहते थे संचरा कहलाते थे। ठीक है, लबड़ा अध्यक्ष, लबड़ से मत जोड़ लेना, इसका मतलब होता है लबड़, मतलब कि खनिज वो वाले क्या बोलते हैं, सोडियम वगैरह समझ ले हम, है ना। लबड़ खाने वाली चीज़ों की लबड़ा अध्यक्ष। धातु वगैरह होती थी जिसमें नमक वगैरह के अध्यक्ष मान सकते हैं। मुद्रा अध्यक्ष से तो आपको लग रहा है कि मुद्रा, है ना। तो ये मुद्रा अध्यक्ष मतलब मुद्राओं का नियंत्रण करते थे, जैसे कि अपन बोले कि पासपोर्ट वगैरह अधिकारी, ये मुद्रा अधिकारी कहलाते थे। और वैसे ही हम देखें ये संस्था अध्यक्ष तो होते थे, हमने गुप्तचर के बारे में पढ़ लिया, लेकिन यदि एक शब्द में यदि हम इनकी डिस्क्राइब करें तो ये क्या होते थे, व्यापारिक जो मार्ग हैं उन पर नियंत्रित करते थे। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे कोष्ठागार अध्यक्ष। अब इधर ये अध्यक्ष की जगह चा की जगह छा होना चाहिए, वो छा की जगह चा लिख गया, वो मिस्टेक है। इसमें क्या है, कोष्ठाध्यक्ष भंडार गृहों के बारे में नियुक्त करते थे, मतलब जैसे अभी भी भंडार गृह ही हैं, है ना, उनके बारे में मतलब नियंत्रण करते थे उनको कि कितना क्या होना चाहिए वर्तमान स्थिति में। सेम जैसे स्वर्ण अध्यक्ष मतलब कि सोना चांदी के बारे में देखते थे, स्वर्ण उत्पादन और शुद्धता के बारे में मानकीकरण करते थे उसका, है ना। हस्ती अध्यक्ष, हस्ती से हाथी आ रहा है तो हाथी का अपन समझ सकते हैं कि उनके संरक्षण के बारे में या फिर उनके नियंत्रण के बारे में इधर अध्यक्ष होते थे। और ये क्या लग रहा है, बंधनगार, देखो बंधनगार, बंधना गारा लिखा है इसमें लेकिन मारा लिखा है ना,
तो बंधनागार अध्यक्ष क्या रहते थे, बंधन में है, जो जेल में है, जेल अधिकारी इसके अध्यक्ष, मतलब जेल अधिकारी जो रहते हैं अध्यक्ष, इनके बारे में ये संस्था थी, है ना। जैसे वर्तमान में हमने बहुत सारे विभाग बनाए हुए हैं, भारत सरकार ने बहुत सारे विभाग बनाए हुए हैं, उसी प्रकार से ये मौर्य साम्राज्य ने पूरा प्रशासनिक दृष्टिकोण से उन्होंने अपने को विकसित कर लिया था, है ना। अब देवता से क्या सुनाई दे रहा है हमें कि देवता अध्यक्ष में वैसे भी लग रहा है कि देवताओं से रिलेटेड है, तो देवताओं से ही रिलेटेड है। फिर लोहा अध्यक्ष या अधुशाला अध्यक्ष, ये धातु विभाग का अध्यक्ष है, ये सामने ही लिखा है ना। पत्तना अध्यक्ष, देखो अब आया पत्तना अध्यक्ष, पिछली बार क्या था, पोता अध्यक्ष। तो पोत मापतोल से रिलेटेड है और पत्तना अध्यक्ष है बंदरगाहों का अध्यक्ष है, ठीक है। तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। विशेष ध्यान रखना है कि क्या कैसा, धूता अध्यक्ष, धूत है एकदम, जैसे हम किसी को बोलते हैं धूत हो एकदम तुम, या फिर इसका भूत होगी तुम, बस यही जुआझारी लगाई रहती है तुम्हारी। तो ये कौन सा अधिकारी है, जुआ अधिकारी, है ना। माना अध्यक्ष भी बहुत बार पूछ चुका है और धूता अध्यक्ष भी बहुत बार पूछ चुका है। माना अध्यक्ष क्या होता है, दूरी और समय संकेतक से संबंधित, है ना, दूरी और समय संकेतक से संबंधित होता है ये माना अध्यक्ष, ये बहुत बार पूछ चुका है। ओके, अब हम जो है नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या लिखा है, महामात्य पर्षद या महामात्य सर्प। देखो महामात्य सर्प, अभी मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था को महामात्य सर्प कह रहे हैं, लेकिन आगे चल के कुछ और बोलेंगे, प्रशासनिक दृष्टि से सबके नाम अलग अलग हो जाते हैं और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि ये वन लाइनर फैक्ट में आपको सीधे पूछ लेंगे। हम किसी दिन एक काम करेंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसको लगाने का प्रयास करेंगे और अलग अलग राज्यों में किस तरीके का पेपर आया है उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, है ना। मैं अभी इसलिए भी नहीं करा रही क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी अनकम्प्लीट हैं, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, है ना, इतिहास लेखन हो गया। तो हमने जैसे 100 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, अभी वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगा, इतिहास लेखन आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी पहली बार में पढ़ रहा, जैसे मैं, तो इनको कंप्लीट करने का समय लगेगा, है ना। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे तो हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे कि इस तरीके से ये क्वेश्चन सही होना चाहिए क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। अभी कोई रिलेट भी नहीं कर पाएगा। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कई बार दे चुके हैं, उनको वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ईजी होगी उनके लिए, है ना, बट हर बच्चे के लिए नहीं होगी। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं अपना लेवल उतना विकसित कर पाऊँ जिसकी थोड़ी सी मैं रूपरेखा समझा पाऊँ और बता पाऊँ कि इसके पीछे क्या है, इसका मतलब क्या होता है। अभी शायद मैं उसको ना समझा पाऊँ, ठीक है। तो महामात्य सर पे क्या है, ये जो रहता है गुप्तचर खुफिया या सूचना विभाग का अधिकारी होता है ना, ये वैसे भी हमने बता दिया है। और प्रशस्ति नामक अधिकारी को जेलों की देखभाल करते हैं। ये प्रशासता अलग है, प्रशस्ति अलग है। प्रशस्ति में क्या है, ये अधिकारी जो है जेलों की देखभाल करता था, है ना। और प्रशासता अभी न्यायालय से संबंधित आएगा शायद। प्रशासता, हाँ, ये MPPSC के 2024 का क्वेश्चन है कि प्रशासता मतलब क्या होता है। तो ये जो है न्यायालय से संबंधित को, है ना। और प्रशस्ति ये क्या करता था, जेलों की देखभाल करते थे, है ना। और बंधनागारा अध्यक्ष भी हमने देख लिया, जेल वगैरह के अधिकारी, लेकिन उनकी देखभाल कौन कर रहा है, प्रशस्ति। ओके, तो 2 अधिकारी हमने देख लिए। जैसे रक्षणाध्यक्ष के साथ रूपदर्शक भी हमने देखा, वैसे ये प्रशस्ति हुआ। ओके, अब 18 तीर्थ और 26 हमने वो देख लिए। अब ये 18 तीर्थ है ना, जिनको क्या कह लेते थे हम, महामात्य कहते थे। ओके, अब हम देखते हैं पहला कौन सा है। हमने देखा था दूसरे श्रेणी पे कौन आता है, मंत्री और पुरोहित। तो ये पहला हो गए, इनके बारे में तो कुछ लिखना नहीं है। अब सेकंड देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है 60 बार पूछ चुका होगा मुझे जहाँ तक लगता है, समाहर्ता। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें, समाहर्ता मतलब सब कुछ हर लिया है। अब आपके पास सब कुछ हारने वाली कौन सी चीज़ें रहती हैं, जैसे राजस्व संग्रह करता है ना, आय व्यय मतलब सब कुछ हर लिया, मतलब उन्होंने पूरा पैसा ले लिया हमसे। समाहर्ता, समान रूप से हरने वाला क्या, राजस्व, है ना, सबसे एक सा लेते हैं राजस्व। आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी समाहर्ता कहलाता है। इस तरीके से आपको रिलेट कर सकते हैं। सन्निधाता, ये भी बहुत बार, दोनों देखो कंफ्यूजिंग पॉइंट भी है कि समाहर्ता मतलब क्या होता है, सन्निधाता मतलब क्या होता है। तो ये देखो सन्निधाता मतलब क्या होता है, कोषाध्यक्ष, है ना। ये दोनों पॉइंट बस बहुत अच्छे से देख लेना
क्योंकि बहुत बार ऐसा पूछ लेते हैं, पोताध्यक्ष और लक्षणाध्यक्ष और फिर गणिकाध्यक्ष, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि हमें ये फैक्ट बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि जिसे देखते ही हम उसको टिक कर पाएँ, है ना। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, कौन सा है सेनापति, युद्ध विभाग का मंत्री। इसमें तो कुछ समझाने का नहीं है। युवराज राजा के उत्तराधिकारी कहलाते थे, है ना। और फिर प्रतिष्ठा, देखो ये मैंने अभी बोला था कि प्रतिष्ठा जो है क्वेश्चन 6 में आपको दिख रहा था, प्रतिष्ठा हमने देख लिया। प्रतिष्ठा के बारे में देखो, कंटक शोधन, कंटक शोधन मतलब फौजदारी, ऐसे फौजदारी मतलब जहाँ पे क्रिमिनल चीज़ों के मतलब जो है इनके बारे में चर्चा होती है, ऐसी न्यायालय क्रिमिनल वाले की ऐसे कुछ आते हैं केसेस जिसमें क्रिमिनल केसेस होते हैं ना, कंटक शोधन कहते हैं उनको। और धर्मस्थलीय एक और इसमें लिखा तो नहीं है, लेकिन धर्मस्थलीय ऐसा कुछ है जो सिविल न्यायालय की चीज़ें देखता था, मतलब कि किसने किसकी चोरी की या फिर नॉर्मली, है ना, तो वो उस न्यायालय में देखे जाते हैं। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय, प्रतिष्ठा ये अधिकारी है ना, ये 2024 में भी आया हुआ है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। नायक मतलब क्या है, सेना का संचालक होता था ये, मतलब प्रधान, टुकड़ी रहती है उसमें एक ना एक प्रधान रहता है तो वो नायक कहलाता था, ठीक है। कर्मांतिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार इसको पूछा जा चुका है। कर्मांतिक, कर्मांतिक मतलब क्या है, उद्योग धंधों का प्रधान, है ना। कर्मांतिक अपना कर्म कर रहा है, उद्योग धंधे देख रहा है, तो कर्मांतिक मतलब क्या है, उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक। व्यवहारिक, देखो ये आ गया धर्मस्थलीय, देखो एक इसके प्रधान को क्या कहते हैं, व्यवहारिक। वैसे कंटक शोधन वाले को क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा, है ना। तो व्यवहारिक मतलब क्या है, धर्मस्थली। अब देखो दीवानी न्यायालय तो कहेंगे नहीं, तभी से दीवानी कहने लगेंगे क्या, मतलब धीरे धीरे वर्ड्स जो है परिवर्तित होकर हमारे पास आए। अभी हम जिसको फौजदारी कह रहे हैं उस टाइम पे उसको क्या बोलते थे, कंटक शोधन, तो उसके अधिकारी कौन होते थे, प्रतिष्ठा। अब धर्मस्थलीय मतलब की होता है धर्मस्थलीय, उनका मतलब होता है व्यवहारिक, है ना। तो व्यवहारिक धर्मस्थलीय न्यायालय का अधिकारी कहलाता था, ओके। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। मंत्री परिषदाध्यक्ष, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि परिषद का अध्यक्ष मतलब मंत्री। दंडपाल, दंडपाल क्या है, सेना की सामग्री जुटाने वाला अधिकारी, मतलब कहीं कहीं लेकिन ऐसा लिख देगा कि सैनिका का प्रमुख अध्यक्ष है जो दंड वंड वगैरह देखता था, मतलब कि किसको किस प्रकार के दंड देने हैं, है ना। अंतपाल क्या होता है, ये बहुत बार पूछ चुका है कि अंतपाल मतलब क्या होता है, तो ये सीमावर्ती दुर्गा का रक्षक होता है ना, मार्गों की सुरक्षा करता है। और ये तो कम आएगा आपके पास, ये वाला फैक्ट ज़्यादा आएगा कि सीमावर्ती दुर्गों का जो रक्षक है वो क्या कहलाता है, तो वो अंतपाल कहलाता है, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और यदि नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसकी और सरल वे में आपको समझाने का प्रयास करूँगी, है ना। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। दुर्गपाल मतलब क्या कहता है, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि दुर्गों का प्रबंधक होता होगा। नागरक मतलब क्या है, नगर का प्रमुख अधिकारी। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ चुके हैं। और यूजीसी नेट में क्या क्या रहता है, देखो पूछते वही हैं, फैक्ट ही रहता है, बट क्या रहता है कि आपको 3-4 फैक्ट एक साथ दे देगा, इनमें से 1-2 गलत होंगे, फिर आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा है। इसके लिए क्या है, आपको उसका डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ना। आप तुक्के का काम नहीं कर सकते कि चारों सही हैं। एमपीपीएससी का बहुत बार ऐसा रहता है कि वो 3 ऑप्शन देता है और फिर बोलता है उपरोक्त सभी, तो हम खुश हो जाते हैं कि बहुत बार मोस्टली क्या है, एमपीपीएससी उपरोक्त सभी ही लेता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ रोल नहीं रहता, है ना। इसमें क्या रहता है कि हमें चूज़ करना पड़ता है कि 1 है सही कि 2 है सही, है ना। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। बाकी सब कुछ कठिन है आजकल। प्रशासता देखेंगे, इसका क्या होता है, राजकीय कागजों को सुरक्षित रखने एवं राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने का कार्य। इधर लिपिबद्ध कौन सा अधिकारी करता है, प्रशासता। देखो प्रतिष्ठा सुन लिया, प्रतिष्ठी सुन लिया, प्रशासता भी आ गया, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये 3 जो है ना एक साथ लिख लो कि प्रशासता मतलब क्या है, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला एक अधिकारी है ना। द्वारिक, नाम से ही समझ में आ रहा है द्वारपाल टाइप का है इंसान, तो राजमहलों की देख रेख करने वाला। राजमहलों की देख रेख करने वाला मतलब बाहर ही खड़ा होता होएगा, ओके। अंतर्वर्षिक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था, अंतर्वर्षिक, ओके।
इसको भी अच्छे से नोट कर लेना है। आर्टविक, आर्टविक ये वन अधिकारी है। इसको मतलब सिंपल सा बात है, आर्टविक लगता ही है कि वनों की बात हो रही है ना। आर्टविक का संस्कृत हिंदी मीनिंग्स भी वन ही होता है। तो आर्टविक मतलब क्या है, वन विभाग का प्रधान। अब देखो हमने क्या क्या कर लिया है, हमने 26 जो हैं अधिकारी वगैरह कर लिए हैं, 18 तीर्थ कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि और स्थानीय स्तर पे क्या क्या चीज़ें होती थी, इसके बाद हम अपने लेक्चर को ख़त्म करेंगे, है ना। अशोक के अभिलेखों में पुरोहित का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये महत्वपूर्ण था, है ना। ये थोड़ा सा नोट करने वाली बात है कि अशोक के अभिलेख में पुरोहित का इतना रोल नहीं था, और जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देख लेंगे इसमें हम इसको प्रशासनिक दृष्टि से बांटेंगे। सॉरी वो कुछ भी नहीं है, इधर प्रांतीय प्रशासन से हम स्टार्ट करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य प्रांत में विभाजित था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 और अशोक के समय कलिंग भी विजय कर लेता है वो, तो हो जाते हैं 5, है ना। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। देखो अच्छे से देखो, प्रांतों को क्या कह लेते थे, चक्र। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि चक्र मतलब क्या होता है, हमें तो कन्फ्यूज हो जाएंगे हम क्या होता है ना। दे देगा आपको, जिला दे देगा आपको, कुछ भी दे देगा, लेकिन चक्र मतलब क्या है ना, समझो उसको प्रांत कह लेते थे। आप प्रांत और उनकी राजधानी के बारे में देखेंगे। उत्तरापथ की राजधानी, पश्चिम उत्तर जो है उसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। दक्षिणापथ मतलब सुवर्णगिरी थी उसकी, है ना। डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे मौर्य साम्राज्य में आप ये बताइए उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी, और सॉरी सुवर्णगिरी, है ना। और फिर पश्चिम प्रांत कौन सा था, उज्जैन था, है ना। पश्चिमी प्रांत उज्जैन था। इसका पुराना नाम ही अवंती है। उज्जैन के बहुत सारे नाम हैं, अमरावती, पद्मावती, कुमुदवती, है ना, कनकसरंगा, अवंती, उज्जैनी, इस प्रकार से इसके नाम हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। और उज्जैन में क्या ऐसा रोल है जो इसको राजधानी बनाई, तो आपको याद होना चाहिए कि जो बिंदुसार था उसके समय पे 11 वर्ष तक जो अशोक है उज्जैन का ये राज्यपाल रहा था। कितने वर्षों तक, 11 वर्षों तक। और एक शायद MP सेट में क्वेश्चन आया था कि इनकी कौन सी राजधानी थी, अभी आया था ये 25 दिसंबर वाले क्वेश्चन में, सॉरी 25 दिसंबर वाले पेपर में, कि जो मौर्यों की या फिर शायद मौर्य साम्राज्य की दूसरी राजधानी कौन सी थी। एक तक्षशिला थी और दूसरी क्या थी, उज्जैन। समझ में आ रहा है। किसी किसी ने देवास लगा दिया और किसी किसी ने विदिशा लगा दिया। आपको विदिशा क्यों लग रहा है, वहाँ पे उन्होंने श्रीदेवी या फिर बोल सकते हैं कुमार देवी से विवाह किया था, बस विवाह किया था, है ना। अभिलेख वगैरह मिले होंगे, लेकिन उज्जैन इसकी राजधानी है, ना कि विदिशा, है ना। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश प्राचीन पूर्वी क्षेत्र की कौन सी है, ये पाटलिपुत्र है। और कलिंग की तोसली, तोसली कहीं कहीं देखने मिलता है, तोसाली, है ना। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है हमें। कितने प्रांत कितने थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, 4 थे। अशोक के समय 5 हो गए थे। 5वां कौन सा था, कलिंग। कलिंग की राजधानी कौन सी है, तोसली, है ना। अवंती है, उज्जैनी, फिर एक पाटलिपुत्र, एक है तक्षशिला। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। और एक साउथ में जब हम देखेंगे सुवर्णगिरी है, ओके। फिर अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से प्राप्त 4 प्रांतों को उत्तरापथ प्रांत में शामिल किया। हेरात, अराकोसिया, ये सब समझ रहे हो। उस समय क्या था, ये काबुल कांधार के नाम इस प्रकार के थे, हेरात, अराकोसिया, ये सब, है ना। उन चारों को जब हम मिलाते हैं तो क्या नाम हो जाता है, उत्तरापथ की राजधानी। तक्षशिला को वो नाम दे देता है। प्रांतों के अंतर्गत शासन केंद्र भी थे, जिसमें से देखो प्रांत में छोटे छोटे शासन केंद्र थे, जैसे कुमार के अधीन, कुमार मतलब उनके जो बच्चे थे, 3 महामात्य शासन करते थे, है ना। कुमार के अधीन एक कुमार रहते थे और इनके अंडर में 3 महामात्य रहते थे जो शासन करते थे, है ना। अब हम ये देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो तक्षशिला है, ओके, तक्षशिला है और उज्जैन है और एक कौन सा है, तोसली। देखो तोसली को इस तरीके से जोड़ लो। देखो तक्षशिला तो है ही इम्पोर्टेंट। अब क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उत्तर पश्चिम से अटैक होने की संभावना है ना। अपने राज्य को भी तो सुरक्षित करना है। सेल्यूकस निकेटर मतलब सिकंदर का आक्रमण हुआ था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, 326 ईस्वी पूर्व, है ना। तो उस समय क्या है,
कि हमारी उत्तर पश्चिम वो ब्यास नदी तक आ गया था, तो हमारी उत्तर पश्चिम की सीमा को भी तो सुरक्षित रखना है कि नहीं। तो वहाँ पे एक अधिकारी हम वहाँ पे प्रांतपति या युवराज क्या बोलते हैं नियुक्त करते थे। और जहाँ तक यदि आपने पढ़ा हो तो हम देखते हैं सिमुक को बिंदुसार भेजता है, वहाँ पे नियुक्त करता है, और फिर पता चलता है कि स्थानीय स्तर पे बहुत अनियंत्रित हो गया है, तो फिर जो बिंदुसार है वो अशोक को भेजता है, और फिर अशोक वहाँ पे शांति बहाल करता है ना, जहाँ तक आपने इस तरीके का पढ़ा होगा। तो ये क्या है, अशोक के काल में तक्षशिला, उज्जैन और तोशाली में कुमार नियुक्त किए जाते थे। इनको क्या कहते थे, प्रांतपति, है ना, या युवराज होते थे ये, क्योंकि ये तीनों स्थल जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला तो उज्जैन भी है, दूसरा तोशली क्यों है, व्यापारिक दृष्टि आर्थिक दृष्टि दोनों के रूप में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इतना डीप हमें पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता है। आप सोचेंगे नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता है। आप लूसेंट से काम नहीं चला सकते। कम से कम यदि आप टारगेट कर रहे हैं 150, जैसे 200 में से यदि आप 150 तक लाना चाहते हैं तो आपको इतना डीप पढ़ना पड़ेगा। आपको कोशिश करना है कि एक भी क्वेश्चन यदि हो सके सिली मिस्टेक्स में ना जाए, जो आपको आ रहा है वो प्रॉपर आए, है ना। और जो नहीं आ रहा है कठिन, तो वो किसी पे नहीं बनेगा, तुक्का मारेंगे कुछ लोग, है ना, जो वो उसमें नहीं होता किसी का सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है जो आप पे आता है वो ना बन रहा होता है ना। तो इसको ध्यान देना है आपको, है ना। फिर हम देखेंगे मौर्य प्रशासन का विभाजन निम्न प्रकार से हुआ है। किन किन प्रकार से, पहले स्तर पे कौन बांट रहा है, साम्राज्य। फिर दूसरा कौन आ रहा है, प्रांत। वर्तमान स्वरूप में भी देखो, पहले जैसे भारत बांट लिया, फिर राज्यों में बांट गया, फिर कमिश्नर क्षेत्र। देखो ये मैंने गलती कर दी थी, मंडल को मुझे लगा कि ये जिला है, कहीं कहीं प्रांत को भी मंडल कहते हैं, है ना। तो ये मैंने गलत कर दिया था, एक बार शायद कुछ क्वेश्चन में आया था। तो ये मंडल जो है उसको कहते हैं, कमिश्नरी क्षेत्र को बोलते हैं मंडल, ना कि जिला या फिर प्रांत को। फिर आहार या विषय को क्या बोलते हैं, जिला, है ना। 4 भाग हमने बांट लिए। ओके, अब ये वाले क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं कि जैसे स्थानीय क्या होता है। स्थानीय, इसमें कितने गांव आते हैं स्थानीय के अंतर्गत, 800 गांव आते हैं ना। स्थानीय के अंतर्गत कितने गांव आते हैं, 800। अब आप इसको किस तरीके से बांट लेंगे, देखो ये स्थानीय, फिर कौन आता है, खांडविक आ जाता है। खांडविक के बाद कौन आता है, दौरम को आता है इधर। इसको पूरा ही मिटाना पड़ेगा, नहीं इसको इस तरीके से मैं रब कर देती हूँ। ओके, अब हम देखते हैं स्थानीय के बाद कौन आता है, द्रोणमुख, है ना, द्रोणमुख। उसके बाद कौन आता है, खांडविक। उसके बाद कौन आता है, स्थानीय। तो कितने क्या गांव है, स्थानीय के अंतर्गत कितने गांव हैं, 800, है ना। द्रोणमुख के अंतर्गत कितने गांव आते हैं, 400 ग्रामों का समूह है। और खांडविक के अंतर्गत 200 गाँव के समूह। और फिर कौन सा आता है, संग्रहण। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संग्रहण के अंतर्गत कितने गाँव के समूह आते हैं, तो 10 गाँव के समूह को क्या बोलते हैं, संग्रहण, है ना। अब इसकी कोई ट्रिक तो नहीं है, मुझे नहीं पता, यूट्यूब पे पड़ी होगी तो आप देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि इसको आप याद ही कर सकें, क्योंकि इनका क्रम भी पूछ लेते हैं। जैसे इन दोनों में आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होगी कि खांडविक में 2 आते हैं कि द्रोणमुख में 400 आते हैं ना। तो मैंने तो ऐसे ही सीधे याद किया है, यदि आप चाहें तो इसकी ट्रिक बना सकते हैं। गोप मतलब कि ग्रामीण जो मुखिया होता था उसको गोप बोल सकते हैं, फिर ग्राम आता था, है ना। ओके, प्रशासन की ये सबसे छोटी इकाई है। किसी भी इकाई में देख लो, कभी भी देख लो तो ग्राम ही आएगी, है ना। आप कितने भी शासन पढ़ लें, जैसे आप ये दिल्ली सल्तनत में आएंगे, मुगल साम्राज्य में आएंगे, ग्राम ही सबसे छोटी इकाई होगी। तो निसंदेह आप ये टिक लगा सकते हैं कि कौन है ना। अशोक ने युक्त नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। अब कौन कर रहा है, अशोक कर रहा है। अशोक मतलब केंद्र कर रहा है, इस तरीके से कनेक्ट किया करो। ये केंद्र ने युक्त नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। ये केंद्र अब केंद्र द्वारा किया गया है, मान लो डायरेक्ट राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, तो केंद्र और स्थानीय शासन के बीच की संपर्क कड़ी कौन सी होती थी, युक्त। 3 ऑप्शन आएंगे आपके पास। अभी तो आपको लग रहा है कि सब इजी है, युक्त राज्यों का प्रादेशिक कौन है, तो इसमें युक्त है जो स्थानीय
और केंद्र की कड़ी बनता था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे कि यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा गया। ये किसने कहा है? पोलीब्रोथा। और ना केवल इसने कहा है बल्कि हम मैगस्थनीज को भी देखते हैं तो उसने भी यही कहा है। और पाटलिपुत्र के बारे में वो वर्णन करता है, बोलता है कि पाटलिपुत्र जो है लकड़ी का बना हुआ था, है ना। उसके मतलब जो लकड़ियाँ हैं कहाँ कहाँ पाई गई हैं, 2-3 स्थानों का नाम है। फिर स्ट्रेबो के अनुसार पाटलिपुत्र या पोलीब्रोथ की लंबाई कितनी थी? 80, या फिर चौड़ाई इतनी थी 570 बुर्ज थे। ये नहीं पूछेंगे आपसे, है ना। नगर की जनगणना आधारित कौन? नागरिक। देखो हमने अभी पढ़ा था ना, 26 अधिकारियों में नागरिक भी आया था जिसमें नगर का अधिकारी होता था। नगर की जनगणना कौन करता था? नगर का लिखा है इधर। नगर की जनगणना अधिकारी कौन होता था? नागरिक होता था, है ना। ओके, जिला प्रशासन के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से क्या है। जिले को विषय आहार कहा जाता था। आगे फैक्ट इसका जो प्रमुख है विषयपति होता था। जैसे मैगस्थनीज ने एग्रोनोमोई कहा है, एरिस्टोनोमोई या एग्रोनोमोई। देखो एग्रोनोमोई किसे कहते हैं? ये विषयपति को कहते हैं, है ना। और जैसे जिले में ही युक्त, राजुक्त और प्रादेशिक, प्रांत में नहीं होते, पहली बात, है ना। जिले में होते हैं। जिले में युक्त, राजुक और प्रादेशिक अधिकारी होते थे, है ना। मध्यस्थ होते थे, ये मध्य स्तर के यही लोग आते हैं। आप देखेंगे हम इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। पहला क्या है? युक्त। युक्त केंद्र और स्थानीय शासन के बीच की कड़ी का काम करता था। देखो अभी हमने पढ़ा था कि अशोक इसकी क्या कर रहा है? नियुक्ति कर रहा है। तो मतलब अशोक मतलब केंद्र, राष्ट्रपति समझ लो उसको तुम। और ऐसा नहीं वही प्रभावी राष्ट्रपति होता था, है ना। वर्तमान में राष्ट्रपति का स्वरूप जो है अलग है, उससे हमें उसको तुलना नहीं करना है। उस टाइम पे राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति, उसके पास पूरी शक्ति है ना। वो केंद्र का प्रधान माना जाता था, उसी के पास तीनों प्रकार की शक्ति होती थी। ओके, तो केंद्र और स्थानीय शासन के बीच की कड़ी का कार्य करता था कौन? युक्त। एवं लेखाकार एवं राजस्व वसूली भी करता था। क्या? लेखाकार भी है और राजस्व वसूली भी है। फिर युक्त जो है धन का अपहरण करते थे कभी कभी। अर्थशास्त्र में वर्णित है कि जैसे जल के विचरण में करती मछली को जल पीते हुए ने देखा, उसी प्रकार इन युक्तों को धन का अपहरण करते नहीं देखा होगा, है ना। कुछ मान लेते हैं, वो तो अभी भी चलता है बहुत स्तर पे। पैसा आता है 4 रुपये, मिलते हैं सबको 1 रुपये, है ना। राजक देखते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जैसे युक्त है, क्योंकि इसमें देखो न्यायिक अधिकार भी इसके पास थे। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रामीण क्षेत्रों की देखरेख तो करते थे कहाँ? पहले बात तो देखो ग्रामीण क्षेत्रों में, युक्त कब करता था? जिलों में। तो ग्रामीण क्षेत्रों की देखभाल करने हेतु और कर संग्रह, और इनको कौन सी प्रकार की अतिरिक्त शक्तियाँ प्राप्त थी? न्यायिक शक्तियाँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। यह संभवतः राज्याभिषेक के 27वें वर्ष में नियुक्त किए गए थे। तो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पीएससी का कोई भरोसा नहीं है कब क्या पूछ ले। फिर जनपद स्तर पर न्यायिक कार्य करते थे। ये आप पूछ सकते हैं इन दोनों में से न्यायिक कार्य किसको मिला है? तो ये राजुक है। राजुक आधुनिक जिलाधिकारी या जिला कलेक्टर जैसी स्थिति का वर्णन करता है। देखो पीएससी देंगे आप, जिला कलेक्टर, या फिर यूपीएससी के समय ये मान सकते हो आईएएस था, है ना। तो राजुक आधुनिक जिलाधिकारी या जिला कलेक्टर जैसी स्थिति का अधिकारी था, जो राजस्व के साथ न्यायिक कार्य भी करता था। मतलब एक तो अपना काम कर रहा है, साथ में न्यायिक अधिकारी भी था, है ना। और राज्याभिषेक के 27वें वर्ष या 26वें वर्ष से बाद इनको न्याय का दंडात्मक अधिकार सौंपे जाते थे। ये 2-3 बार आ गया, तो आप इसको ध्यान में रखो कि 27वें वर्ष बाद। प्रादेशिक कौन से रहते थे? प्रादेशिक मतलब प्रदेश, है ना। तो ये क्या कहलाते थे? जिला अधिकारी, है ना। अर्थशास्त्र में इन्हें प्रतिष्ठा कहा गया है। प्रादेशिक वर्तमान में क्या? संभागीय आयुक्त के समान थे। अर्थशास्त्र में इनको प्रतिष्ठा के प्रादेशिक कहा गया, है ना। भोटिया या भोटियान जिला को कहा गया है कहीं कहीं। ये भोटियान की कहाँ होती थी? मध्य स्तरीय कोटिया या जिला गांव के मध्य होते थे। भोटिया कोटिया ये जिला और गांव के मध्य होते थे, है ना। इनका अवरोही क्या हम देख लेंगे। पहले कौन आता है? स्थानीय। स्थानीय कौन से थे? इनके पास कितने ग्राम थे? 800, है ना। फिर द्रोणमुख हमने पढ़े थे 400, खाडविक पढ़ेंगे 200, संग्रह कितने होंगे? 10। 100 मत देखना कि 200 के बाद जैसे इधर में 200 का अंतर आ रहा है तो
800 से 400, 400 से 200, लेकिन इधर क्या होते थे 10। फिर 10 गांव का मुखिया संग्रहण कहलाता था, जैसे गोप भी होता था, है ना, स्थानीय स्तर पे। तो यहाँ मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है मौर्य काल का प्रशासन, है ना। आई होप कि आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी विदाउट एनी एरप्शन, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक कमेंट मिली थी जिन्होंने बताया था कि आपका माइक सही नहीं है। तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि मैंने सही पढ़ाया है या फिर आपको लग रहा है कि इसको और डीप जाना चाहिए, है ना। और यदि आपको सही लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू।